सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रो रश के बारे में। ये कहानी है एक पिता की कि कैसे वह अपने बेटे को बचाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड से भिड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक छत का दृश्य आता है। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। ये लोग पार्टी कर रहे हैं। पार्टी के दौरान ये सारे लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। इस ड्रग का नाम है नाइट्रो रश। जैसे जैसे ये ड्रग इनके दिमाग पे चढ़ता है, ये सारे के सारे लोग हेल्यूसिनेट करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि इनके पास पंख है। अगर ये लोग छत से नीचे कूदे तब ये लोग उड़ने लगेंगे। इसीलिए एक एक करके ये सारे लोग नीचे कूदने लगते हैं, वो भी बड़ी ही खुशी के साथ। लेकिन नीचे गिरने के बाद इन सबकी मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। मैक्स एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद वो नीचे बैठता है और एक किताब पढ़ने लगता है। किताब के अंदर उसके बच्चे की तस्वीर है। जब उसका बेटा छोटा था, ये तस्वीर तभी की है। इसी बीच एक गार्ड आता है मैक्स के पास और बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए हैं। तो मैक्स चला जाता है उनसे मिलने के लिए। मैक्स के पिता का नाम है मेग। मेग मैक्स को देखने के बाद बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, बर्थडे गिफ्ट। इतना कह के वो उसे एक किताब देता है, जिस किताब के अंदर मैक्स के बेटे की तस्वीर है, यानी थियो की। मैक्स के पास थियो की बचपन की तस्वीर थी, लेकिन जो तस्वीर उसे मेग ने दिया है उसमें थियो बड़ा हो गया है। तस्वीर देने के बाद मेग कहता है कि बहुत दिनों से थियो घर पे नहीं आया और ना ही उसने मुझे कॉल किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ढूंढूं, लेकिन मैं कैसे भी उसे ढूंढ निकालूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन अब ये बात घूम रही है मैक्स के दिमाग। वो जेल के अंदर भी इसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी कुछ कैदी आकर के उस पर हमला कर देते हैं। तब मैक्स भी उन पर टूट पड़ता है। मैक्स किसी से भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उन सारे कैदियों को तब तक पीटता है जब तक वो लोग हार नहीं मान जाते। तब वो उन्हें छोड़ता है। फिर हमारे सामने जेल के बाहर का दृश्य आता है। हम दो हैकर्स को देखते हैं जिनका नाम है चार्ली और थियो। थियो मैक्स का बेटा है। अभी इन लोगों ने कुछ वैज्ञानिकों पर नजर रखा था जो एक लैब में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक्टिविटी नजर आती है, ये लोग दोबारा उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं। पुलिस वाले ने इन दोनों पर बहुत समय पहले से नजर रखा हुआ था, क्योंकि पहले भी इन दोनों ने फ्रॉड किया है। आज जैसे ही वो लोग इन्हें देखते हैं कि ये लोग किसी की सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत ये लोग इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों का असली टारगेट है इनका बॉस। वो थियो और चार्ली पे ज्यादा सख्ती नहीं बरतते, क्योंकि ये दोनों टीनेजर्स हैं। फिर भी इन दोनों को सुपरविजन में रखा गया है। ये न्यूज हर जगह आने लगती है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच जब मेग घर पे होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी पे। वो थियो को देख करके पहचान जाता है और बिना वक्त गवाए पहुंचता है पुलिस स्टेशन, ताकि वो थियो को छुड़ा सके। थियो को छुड़ा करके मेग घर लाता है, लेकिन मेग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो थियो को कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। जितने भी काम तुम कर रहे हो वो सारे के सारे इलीगल है, जो तुम्हें परेशानी में डाल सकते हैं। तुम्हें अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद थियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उतना गलत नहीं है जितना गलत पिताजी ने किया था। उनका क्राइम बहुत बड़ा है, इसीलिए पिछले कई सालों से वो जेल के अंदर है। इतना कहते ही वो जाकर के अपने कमरे में बैठ जाता है। थियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसका घर में रहने का भी मन नहीं करता। तब वो अपनी चीजें लेता है और निकल जाता है यहाँ के खिड़की से बाहर। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। यहीं पर हम मैक्स को देखते हैं, जिसके पास एक गार्ड आकर के कहता है कि एक ऑफिसर तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें ऊपर चलना पड़ेगा। तब मैक्स भी चला जाता है। ऊपर ले जाने के बाद ये लोग मैक्स के हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। तब मैक्स के सामने एक महिला आती है जो यहाँ की डायरेक्टर है। वो मैक्स को कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। इतना कहते ही वो एक तस्वीर दिखाती है मैक्स को, जिसमें एक आदमी है जिसका नाम है एवोकार्ड। एवोकार्ड को मैक्स पहले से जानता है। जब मैक्स की पत्नी बीमार थी तब उसे हार्ट की सर्जरी की जरूरत थी। एवोकार्ड ने ही उसे हार्ट बेचा था। इसीलिए जैसे ही उसकी वाइफ की सर्जरी हुई, तब मैक्स की वाइफ की मौत हो गई, क्योंकि वो हार्ट बिल्कुल भी काम का नहीं था। डायरेक्टर एक लिक्विड दिखाती है मैक्स को और बताती है कि इस ड्रग्स का नाम है नाइट्रो रश। बहुत ही तेजी से शहर में फैलते जा रहा है। जो भी आदमी ये ड्रग्स लेता है वो बहुत ही जल्दी हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसके पंख है और वो उड़ सकता है, और इसी चक्कर में लोग अपनी जान दे रहे हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है इस गुत्थी को सुलझाने में, लेकिन हम एवोकार्ड तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम एवोकार्ड तक पहुंच जाओ तब हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। एवोकार्ड हमें बता सकता है कि आखिर इस ड्रग्स को कहाँ बनाया जा रहा है। मैक्स इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम लोगों की मदद करने में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तब डायरेक्टर हंसने लगती है और वो थियो की तस्वीर दिखाती है। बताती है कि तुम्हारे बेटे ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है एवोकार्ड के लिए। अगर जल्दी से तुमने उसे नहीं रोका तब शायद तुम अपने बेटे को खो दोगे। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद अब यहाँ पर परेशान होने लगता है मैक्स, और डायरेक्टर को कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। डायरेक्टर बताती है कि एवोकार्ड अभी जेल के अंदर ही है, तुम चाहो तो उससे जानकारियाँ निकलवा सकते हो। इन बातों को सुनते ही मैक्स
अंदर जाता है और औकात पर टूट पड़ता है। उसे घायल करने के बाद कहता है कि मेरे बेटे से दूर रहना, अगर मुझे दोबारा पता लगा कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए काम कर रहा है तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी वो औकात से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और पकड़ने की कोशिश करने लगता है मैक्स को। मैक्स समझ जाता है कि यही भागने का मौका है। वो गार्ड के ऊपर चाकू तान करके बाकी गार्ड्स को पीछे रहने के लिए कहता है और सबको लॉक कर देता है दरवाजे के अंदर और भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ के अब सारे के सारे गार्ड्स उसके पीछे हैं। मैक्स भागते जाता है और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तब मैक्स आता है ऊपर और छत से कूद जाता है बाहर आने के बाद उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर आता है और बंदूक तान देता है मैक्स पे। लेकिन बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए मैक्स उसकी बंदूक छीनता है और उसी पर तान देता है। अब यह गाड़ी मैक्स की है। मैक्स गाड़ी से भागना शुरू कर देता है और जल्दी ही पुलिस वालों को पीछे छोड़ करके निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले जा करके मिलता है अपने पिता से ताकि वो थियो के बारे में पता लगा सके। तब मैक कहता है कि थियो यहाँ पर बहुत दिन से नहीं आया और उसने मुझसे फिर से कांटेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर काम करता है, मैं वहाँ लेकर के तुम्हें जा सकता हूँ। थोड़े समय के बाद मेग मैक्स को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर थियो काम करता है। तब मैक्स चला आता है गाड़ी से बाहर और घूमने लगता है चारों तरफ ताकि वो थियो को देख सके। तभी एक काले रंग की गाड़ी आकर के रुकती है जिसके अंदर से थियो बाहर आता है एक महिला के साथ। फिर ये लोग चले जाते हैं घर के अंदर। तब मैक्स भी बड़े ही चालाकी के साथ घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे को खोलता उससे पहले दरवाजे के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जो मैक्स को जानता है कि मैक्स एक क्रिमिनल है। इस आदमी का नाम है कोलोस। मैक्स कहता है कि मुझे अंदर जाना है अपने बेटे से मिलने के लिए। कोलोस कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, तुम जेल से भागे हो, शायद पुलिस वाले तुम्हारा पीछा भी कर रहे हो, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तब मैक्स यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो पीछे की बाउंड्री से कूद करके अंदर आ जाता है और जाने लगता है थियो के पास। तभी उसकी मुलाकात होती है एक महिला से जिसके साथ थियो घर के अंदर आया था। इस महिला का नाम है डेफनी। डेफनी मैक्स को देख करके परेशान हो जाती है। तब मैक्स उसे बताता है कि थियो मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलने जाना है। डेफनी कहती है कि ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है उससे मिलने का, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता। वो नीचे आता है और चला जाता है थियो के सामने। थियो जैसे ही मैक्स को देखता है वो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब हमें पता लगता है कि थियो को लगता है कि उसकी माँ की मौत मैक्स की वजह से हुई है। अगर मैक्स चाहता तो उसकी माँ को बचा लेता, लेकिन उसने नहीं बचाया। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैक्स वापस आ जाता है डेफनी के पास। तब डेफनी कहती है कि थियो तुमसे नफरत करता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहे और हमेशा उसके साथ रहे तब कहीं उसका गुस्सा कम हो जाए और एक वक्त के बाद वो तुम्हें माफ भी कर दे। और ये चीजें मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तब मैक्स भी मान जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर काम करेगा तब हमेशा करीब रह पाएगा अपने बेटे के। जैसे ही मैक्स राजी होता है, डेफनी मैक्स को लेकर के जाती है अपने घर पे और कहती है कि थियो भी यहीं पर रहता है। तभी हम थियो और चार्ली को देखते हैं जो बाहर हैं। चार्ली थियो को कहता है कि तुम्हें अपने फादर के एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए जेल से भाग करके आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद थियो कहता है कि तुम पूरी बात नहीं जानते कि मेरे पिता ने क्या किया है और मैं उनके बारे में क्या फील करता हूँ। जब मेरी माँ की मौत हुई तब उन्हें मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन वो लोगों को मार रहे थे, इसीलिए वो जेल चले गए। पिछले 10 साल से मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को जो घूम रहा है यहाँ पर डेफनी के घर पे। वो समझना चाहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब डेफनी कहती है कि हम सारे लोग मिल करके नाइट्रो रश ड्रग के फॉर्मूले को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग्स अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है। अगर इसका फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया तब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन सकते हैं। इस ड्रग को बनाया है 2 साइंटिस्ट ने जो आइसोलेटेड जंगल के बीचों बीच रहते हैं। हमें कैसे भी वहाँ से फॉर्मूला को निकालना है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर चार्ली और थियो आ जाते हैं। कोलोस भी इनके साथ ही है। यहाँ आने के बाद डेफनी जाती है थियो के पास और कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, वो हमारे साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि तुम उन्हें माफ कर दो। इतना कहने के बाद वो किस करती है थियो को। डेफनी जानती है कि थियो उसे पसंद करता है। इसी बीच मैक्स आ जाता है लैब में। तब ये लोग सारी चीजों को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि 2 साइंटिस्ट ने कैसे इस फॉर्मूले को बनाया है। वो जंगल के बीचों बीच रहते हैं। जो फॉर्मूला है वो एक फ्लैश ड्राइव के अंदर है जिसमें एक कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अनजान आदमी उस एरिया में एंटर करेगा तब उनको पता लग जाएगा और हमें भी कि कोई वहाँ पर बिना उनके इजाजत के दाखिल हुआ है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम जमीन को बिना टच किए भी वहाँ पर अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे एक ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब डेफनी भी मान जाती है। अगले दिन से ये लोग ट्रेनिंग की शुरुआत कर देते हैं। हर रोज ये लोग यहाँ पर आकर के हैंगिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि वायर्स की मदद से ये लोग जमीन को बिना टच किए अंदर दाखिल हो जाएं और किसी को भी पता ना लगे और ना ही कोई अलार्म बजे। ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तब थियो एक दिन डेफनी से कहता है कि तुम्हारे पास
पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल भी काम की नहीं है। उस घने जंगल में हम इन गाड़ियों को लेकर के नहीं जा सकते, इसीलिए हमें इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। तब डेफनी इस काम के लिए भी मान जाती है। अगले दिन से ये लोग गाड़ियों को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तभी मैक्स को यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार नजर आती है। वो थियो को अंदर बैठाता है और घुमाने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आ रहे हैं। थियो ने अब बात करना शुरू कर दिया है मैक्स से। वो उसकी बातों को सुनता भी है, लेकिन आज जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी थियो को उसकी माँ याद आ जाती है और वो ट्रॉमा उसे दोबारा हिट करता है। वो गुस्से में बाहर आकर के कहता है मैक्स को कि वो दोबारा उससे बात ना करे, क्योंकि उसकी माँ की मौत हुई थी उसकी वजह से। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अपनी माँ से प्यार करते थे? मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। तुम अपनी जिंदगी नफरत में बिता रहे हो और यहाँ के सारे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफनी से दूर रहो, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। एक वक्त के बाद वो तुम्हारे इमोशनल होने का भी फायदा उठाएगी। तब थियो को ये बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से में यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि क्लोस इनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन को भेज देता है अवोकाट के पास। तब अवोकाट क्लोस को कहता है कि इन दोनों पर नजर रखो, ये कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले मुझे इत्तला करना। तभी रात हो जाती है। रात में हम मैक्स को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही। वो बाहर ऐसे ही जगा हुआ है। तभी उसके पास डेफनी आ जाती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। कहती है कि तुम लड़कियों के बारे में सोच रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। मैक्स जानता है कि डेफनी को उसका बेटा पसंद करता है, इसीलिए वो डेफनी के करीब नहीं जाना चाहता। तभी दूसरी तरफ हम थियो को देखते हैं। इन्हें पता नहीं है कि थियो इन्हें कैमरे में देख रहा है। इस चीज को देखने के बाद थियो को बहुत बुरा लगता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसके पिता को पसंद करती है। अगली सुबह ये सारे लोग निकल पड़ते हैं जंगल के तरफ जाने के लिए, लेकिन जैसे ही ये लोग ड्राइव करना शुरू करते हैं इन्हें एहसास हो जाता है कि क्लोज ने नाइट्रो रश वाला ड्रग ले लिया है, इसीलिए वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि उसे लेकर के ये लोग अंदर नहीं जा सकते, और चार्ली को भी। ये लोग इन दोनों को बाहर छोड़ देते हैं नजर रखने के लिए। फिर मैक्स, थियो और डेफनी ये तीनों जाने लगते हैं अंदर। ये लोग वायर लगाते हैं और सबसे पहले मैक्स अंदर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम दोनों वैज्ञानिकों को देखते हैं जो अपने हर रोज के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से धीरे धीरे ये लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके सारे लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं तभी थियो का फोन नीचे गिर जाता है। तब वो भाग करके जाता है अपने फोन को उठाने के लिए। तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम नीचे गए तब उन्हें पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए फोन को भूल जाओ। तब थियो भी ऐसा ही करता है। ये लोग लैब के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाते ही थियो बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता और वो सारे डेटा को ट्रांसफर करने लगता है फ्लैश ड्राइव में। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोज को। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है। अब ड्रग्स ने उसके ऊपर असर करना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो गाड़ी को लेकर के आने लगता है लैब की तरफ। चार्ली उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोज किसी की नहीं सुनने वाला। वो लैब के अंदर आ रहा है। तब चार्ली इत्तला कर देता है डेफनी को कि क्लोज यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही क्लोज गाड़ी लेकर के आता है लैब के अंदर, दूसरी तरफ ये बात पता लग जाती है दोनों वैज्ञानिकों को। तब वो भी आने लगते हैं लैब के पास। डेफनी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जैसे ही क्लोज गाड़ी से बाहर आता है इनके बीच झगड़ा होने लगता है। तब क्लोज अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है डेफनी पे, लेकिन अब ये लोग कुछ करते उससे पहले दोनों के दोनों वैज्ञानिक यहाँ पर आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैक्स इस चीज को देखता है वो सबको बैठाता है कार में और लेकर के भागने लगता है यहाँ से दूर। लेकिन अभी भी ये दोनों साइंटिस्ट उसका पीछा कर रहे हैं। मैक्स एक शानदार ड्राइवर है, उसे पता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे भागना है। वो इन दोनों को बड़े ही आसानी से चकमा दे करके यहाँ से दूर भाग जाता है और थोड़ी देर के बाद पहुंचता है अपने पिता के घर पे। तब ये दोनों वैज्ञानिक वापस आते हैं लैब में। अंदर आने के बाद इन्हें पता लगता है कि इनका फॉर्मूला चोरी हो चुका है। तब ये लोग भड़क जाते हैं और चारों तरफ तलाशी लेने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें थियो का फोन मिलता है। फोन मिलने के बाद ये समझ जाते हैं कि अब ये लोग आसानी से उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को अपने पिता के घर पे। अंदर आने के बाद क्लोज भड़का हुआ है। वो तुरंत वीडियो कॉल करता है आवोकाट को और इनसे बात करवाता है। आवोकाट कहता है कि अभी के अभी वो फॉर्मूला मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने फॉर्मूला नहीं दिया तब हम तुम सारे लोगों को शूट कर देंगे। लेकिन कोई भी फॉर्मूला देने को तैयार नहीं होता। तब क्लोज बंदूक तान देता है थियो पे और कहता है कि सबसे पहले तुम मरोगे, बताओ वो फ्लैश ड्राइव कहाँ पर है। थियो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तब तुम इस फ्लैश ड्राइव को कभी भी ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। अब सिर्फ मैं ही पासवर्ड जानता हूँ। इस बात को सुनने के बाद आवोकाट कहता है कि वो लोग डेफनी को मार दें, क्योंकि डेफनी अब उनके किसी काम की नहीं है। उनके काम का सिर्फ थियो है जो इस ड्राइव को खोल सकता है। इस बात को सुनते ही क्लोज बंदूक तान देता है डेफनी पे, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले दोनों वैज्ञानिक यहाँ पर आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं पूरे घर पे। तब सारे लोग नीचे छुप जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं
आता कि वो कैसे रिएक्ट करें। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं, सारे लोग ऐसे ही छुपे रहते हैं। लेकिन जल्दी ही मैक्स आता है दरवाजे के पास और हमला कर देता है इन दोनों वैज्ञानिकों पे। वो उन्हें पीटने लगता है, लेकिन ये 2 लोग हैं और मैक्स अकेला। थोड़ी देर के बाद वो लोग मैक्स को पीटने लगते हैं। जैसे ही डैफ्नी इस चीज को देखती है, वो वापस आकर के हमला कर देती है एक वैज्ञानिक पे। तब मैक्स लड़ने लगता है एक वैज्ञानिक से और दूसरे से डैफ्नी लड़ती है। यहाँ पर बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है। मैक्स एक वैज्ञानिक को पीट के बेहोश कर देता है, दूसरे से डैफ्नी लड़ रही है। तब वो डैफ्नी पर भारी पड़ता है और बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। इस चीज को देखने के बाद वो बंदूक उठाती है और तान देती है उसे मारने के लिए। तभी मैक्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए, ये अभी भी हमारे काम का है। इस बात को सुनते ही डैफ्नी गोली मारती है वैज्ञानिक के पैर में ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन उसे गोली मारते ही अब डैफ्नी भी नीचे गिर जाती है और बेहोश होने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब सारे लोग उसे संभालते हैं। इसी बीच हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें पुलिस वाले हैं। वो नीचे आते हैं और शहर की सारी पुलिस यहाँ पर चली आती है एम्बुलेंस के साथ। वो लोग डैफ्नी को लेकर के चले जाते हैं। तब मैक्स आता है थियो के पास और कहता है कि यह सब कुछ शुरू से ही प्लान था, मेरा जेल से भागना और यहाँ पर आना। मैं पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था ताकि उस फॉर्मूले को हासिल कर सकूं। मैं हमेशा से ही पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। इतना कहते ही वो थियो को कहता है कि अब वो फ्लैश ड्राइव तुम पुलिस वालों के हवाले कर दो। तब थियो कहता है कि उस फ्लैश ड्राइव में कभी कुछ था ही नहीं। जैसे ही मैं उनके लैब में गया, मैंने फॉर्मूले को फ्लैश ड्राइव में नहीं डाला, मैंने उनके सिस्टम से डिलीट कर दिया ताकि वो फॉर्मूला किसी के भी हाथ ना लगे और कोई भी बाद में नाइट्रो रश जैसा ड्रग ना बना सके। इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स बहुत खुश होता है क्योंकि थियो ने वो काम किया है जो शायद कहीं पुलिस वाले भी नहीं कर पाते। उसे नाज है अपने बेटे पे। थियो भी यहाँ पर अपने पिता को माफ कर देता है। वो जानता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन दोबारा मैक्स को डाल दिया जाता है जेल में। थोड़े समय के बाद उससे फिर से डायरेक्टर मिलने आती है और बताती है कि तुम्हारे फैमिली की आइडेंटिटी लीक हो चुकी है। शायद बहुत सारे लोग तुम्हारे परिवार पर हमला करने आएंगे, तो इस वक्त तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें रिहा कर रहे हैं, तुम्हें जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने परिवार के पास जाओ। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स खुश हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।